हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग जेनेटिक्स के फोर्थ टॉपिक में गए, मेंडलिज्म, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे टर्म यूज इन जेनेटिक इंट्रोडक्शन, टर्म यूज इन जेनेटिक्स, गैमेट फॉर्मेशन, और आज हम लोग देखेंगे मेंडलिज्म। अगर मेंडलिज्म की बात करोगे तो मेंडलिज्म में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेंडल। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेंडल की बात करोगे तो मेंडल का फुल नेम था ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, एक सिलेसियन गांव था, और इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। जिनका एक्सपेरिमेंट आपका पी प्लांट यानी पाइसम सटेबम के ऊपर हुआ, जिनके एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन 1856 से लेके 1864 तक हुआ। लगभग 8 साल तक इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और 1865 में इनका वर्क फिनिश हुआ, और लास्ट में 1866 में इनकी रिजल्ट को मार्केट में पब्लिश किया गया, और अंत में मेंडल 1886 में मेंडल का डेथ हो गया, और 1900 में मेंडल की बातों को दोबारा रीडिस्कवर किया गया। तो थोड़ा इसी के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल यानी कि जीजे मेंडल। ये मेंडल कहां के थे? तो आज आपका अजिस्टेनियन क्या कहेगा मोनेस्ट्री एट ब्रुन कहां पर है? तो मोराविया ऑस्ट्रिया में है। इसी ब्रुन को आज ब्रुनो, जो कि चेको स्लोवाकिया में आपका पाया जाता है। 20 आपका जुलाई 1822 बर्थ ऑफ मेंडल कहां? इन सिलेसियन विलेज, याद रखिएगा। और दैट इज कौन सा टाउन था? आपका हेंजेंडॉर्फ क्या कहिएगा कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। दूसरी बात, मेंडल के फादर का नाम था एंटोन मेंडल। मेंडल साहब स्टडी आपका बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स और मैथ का भी स्टडी किए थे। यानी ये स्टडी किस चीज का? तो नेचुरल साइंस, मैथ, आपका फिजिक्स इन यूनिवर्सिटी क्या कहिएगा? वेन। इनका सबसे पॉपुलर यहां पर पॉइंट याद रखोगे, एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन 1856 से लेके 1864, आपका लगभग 8 सालों तक इन्होंने किसके ऊपर? तो गार्डन पी यानी पाइसम सटेबम, जिसमें टोटल क्रोमोजोम कितना था? 14 क्रोमोजोम, जो कि 7 बाइवेलेंट। बाइवेलेंट आपको याद होगा, ऐसे करके एक पैटर्नल एक मैटरनल, तो ये ऐसे करके क्या हो गया? 1 बाइवेलेंट। इसी तरीके से आपका अनदर बाइवेलेंट, तो इस तरह से टोटल 7 बाइवेलेंट यानी कि 14 क्रोमोजोम, जो कि डिप्लॉइड सेल यानी डिप्लॉइड होगा, तो टोटल क्रोमोजोम 2 बेसिक सेट में अरेंज होगा। दिस इज बाइप्लॉइड। आपका 1800 क्या कहिएगा 65 में इनका वर्क फिनिश हुआ, यानी अनाउंसमेंट ऑफ हिज रिजल्ट। लेकिन इनका रिजल्ट इतना कॉम्प्लेक्स था कि इनकी बातों को आपका नेचुरल साइंस सोसाइटी में 2 मीटिंग्स में क्या कहिएगा? स्टडी किया गया। तो हिज रिजल्ट वाज क्या कहिएगा? रीड एट 2 मीटिंग्स, यानी इनकी बातों को 2 मीटिंग में पढ़ा गया। और आगे देखोगे 1866 में क्या हुआ भाई? तो आपका पब्लिकेशन ऑफ मेंडेलियन रिजल्ट, यानी मेंडल के रिजल्ट को पब्लिश किया गया। किस नाम से? तो कोई एक टाइटल दिया जाएगा ना, कोई भी हम न्यूज देखते हैं तो ऊपर में जो टाइटल होता है, उसी तरह से इनका जो वर्क मार्केट में पब्लिश हुआ था, जिस टाइटल से दिया गया था, आपको उस टाइटल का नाम था वेस्क्यू अर्बन क्या कहिएगा? अर्बन क्या कहिएगा? फ्लेंजेन क्या कहिएगा? हाइब्रिडाइजेशन, जिसका मीनिंग क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। आप किसको याद रखोगे? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। गौर करिएगा, ये मेंडेलियन का वर्क जो आपका मार्केट में पब्लिश हुआ इसी टाइटल के नाम से। अब सबसे बड़ी बात, मेंडल साहब की बातों को 1900 में
आपका इंडिपेंडेंट बायोलॉजिस्ट अपने अपने वर्क को लेकर के आए थे और उन्हीं को रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन रिजल्ट का क्रेडिट जाता है। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन रिजल्ट आपका हुगो डे व्रीज, हॉलैंड या डच के थे, जिनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना यानी एवलिन प्राइमरोज। याद रखना बहुत पॉपुलर प्लांट्स है, इसी के ऊपर हुगो डे व्रीज का एक्सपेरिमेंट था। इनका खुद का अपना रिजल्ट था और कार्ल लॉरेंस ये भी अपना एक्सपेरिमेंट लेकर के आए थे, जो जर्मनी के थे। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे प्लांट के ऊपर था, जैसे जेनिया, पी और मेरी मेज प्लांट के ऊपर। और एरिक वॉन डेस्मार्क ये ऑस्ट्रिया के थे और इनका बहुत तरह के वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर था। याद रखना है ये तीनों अपने अपने वर्क को लेके आए थे और संजोग से उसी नेचुरल साइंस सोसाइटी में लाए जहां पर मेंडल की बात पब्लिश हो चुकी थी। और जब वहां पर ला करके डाला गया, अपने वर्क को इन्होंने रखा, तब वहां पर जब मेंडल के वर्क को ला के रखा गया, इन लोग का मेंडल के वर्क के सामने इनका वर्क एक तरह से छोटा पड़ गया। इसीलिए इन तीनों का रीडिस्कवरी के सेंस में आज हम लोग नाम याद रखते हैं। इसके बाद इसी में से ये जो हुगो डे व्रीज साहब थे ना, मेंडल की बातों को 1901 में क्या किए, आपका रिपब्लिकेशन कर दिए मेंडेलियन रिजल्ट इन हुगो डे व्रीज, एक फ्लोरा पर यानी जर्नल पर। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत पॉपुलर टर्म जानेंगे कि मेंडल का वर्क तो पब्लिश हुआ था 1866 में, लेकिन मेंडल को लोगों ने 1900 में जाना। तो ये दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे ना तो 34 इयर्स का होता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन जानेंगे कि मेंडल साहब को 34 इयर्स तक लोगों ने क्यों इग्नोर किया, लोगों ने 34 इयर्स तक क्यों इग्नोर किया, यानी व्हाट वाज द कॉज ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क अप टू 34 इयर्स आफ्टर पब्लिकेशन। आपने देखा कि 1866 में इनकी वर्क को मार्केट में पब्लिश किया गया, लेकिन 34 इयर्स तक लोगों ने क्यों इनको इग्नोर किया। ध्यान दोगे, सबसे बड़ा कारण उस समय आपका जो मेंडल का डाटा मार्केट में आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा था कि नॉर्मल बायोलॉजिस्ट के समझ के बाहर था। दूसरा पॉइंट, उस समय जब मेंडल की बात मार्केट में पब्लिश हुई थी तो उस समय डार्विन की बुक मार्केट में पब्लिश हो गई थी। कौन सी बुक? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत पॉपुलर बुक हुई, मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक थी। और उस बुक के पीछे पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट लोग उन्हीं के बुक में कमियां ढूंढने के चक्कर में लग गए थे और संजोग से उस बड़े नाम के सामने, यानी जब उनकी बुक मार्केट में पब्लिश हुई थी उसी समय ये पब्लिश कर दी, यानी बड़ी हस्ती के आगे ये छोटी हस्ती दब के रह गई। और मेंडल कोई रियल में बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक फादर थे, कहां के? चर्च के फादर थे। इनका लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल था। तो इसी बातों को यहां पर देखा जाए कि सबसे पहला पॉइंट, इन दोज डेज, यानी उस समय सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन भी बहुत तगड़ा नहीं था। आज की तरह मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब तो था नहीं, तो मेंडल का कम्युनिकेशन भी लूज था। और सबसे बड़ी बात, जिस जर्नल में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था वो जर्नल भी बहुत, क्या कहिएगा, आपका ऑब्स्क्यूर यानी नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कह रहा है कि इन दोज डेज द कम्युनिकेशन, क्या कहिएगा, वाज नॉट इजी, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या कहिएगा, इजी नहीं था। एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, क्या कहिएगा, यानी पूरी तरह से इनकी बात पब्लिश भी नहीं हो पाई थी। और जिस पेपर में इन्होंने वर्क, यानी जिस जर्नल में इन्होंने वर्क को पब्लिश किया, बहुत सिंपल था। तो ये कह रहा है द जर्नल, यानी साइंटिस्ट के पेपर को जर्नल कहा जाता है। इन विच क्या कहिएगा, मेंडेलियन वर्क क्या कहिएगा, आपका वाज पब्लिश्ड, वाज क्या कहिएगा, आपका ऑब्स्क्योर, दैट मीन्स नॉट वेल नोन, यानी मीन्स आपका नॉट वेल नोन, यानी ये पूरी तरह से आपका नोन मैगजीन एक तरह से नहीं था। हिज आइडिया, बेटा कुछ बायोलॉजिस्ट लोग देखे लेकिन उनके समझ के परे था, यानी इतना एडवांस सोचे थे कि नॉर्मल बायोलॉजिस्ट इनकी बात को समझ ही नहीं पाया। तो ये कह रहा है हिज आइडिया वाज अहेड फॉर, क्या कहिएगा, हिज टाइम, या कह सकते हैं आपका
कॉमन क्या कहिएगा, बायोलॉजिस्ट, यानी कॉमन बायोलॉजिस्ट के समझ के बियॉन्ड इनकी बातें थी। और सबसे बड़ा कारण पूछा जाता है ये कौन सी ऐसी बुक थी, तो इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट वे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स ऑफ डार्विन एंड वेलेस। सही मायने में ये बुक मेनली डार्विन की थी, लेकिन आगे जानोगे इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो दोनों किस तरह से कोरिलेट है, तो इन दोनों की बुक कही जाती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और सबसे बड़ी बात, इनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इतना कॉम्प्लेक्स था कि कॉमन बायोलॉजिस्ट समझ ही नहीं पाए। तो एक रही स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कैरी आउट बाय मेंडल फॉर डाटा प्रिस्क्रिप्शंस, क्या कहेगा आवाज बियॉन्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशन फॉर कॉमन बायोलॉजिस्ट, यानी कॉम्प्रिहेंशन फॉर कॉमन बायोलॉजिस्ट, यानी कॉमन बायोलॉजिस्ट के समझ के परे था। और लाइफ स्टाइल ऑफ मेंडल वाज वेरी सिंपल। इग्नोर किया। मेंडलिज्म में अब सेकेंड पार्ट देखें, काउज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल, यानी मेंडल साहब ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो पी प्लांट के सिलेक्शन का 4 कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण कि पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसके साथ साथ पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान होता है उसका बहुत कम होता है, छोटा होता है, यानी शॉर्ट लाइफ साइकिल लगभग 3 से 4 मैक्सिमम 6 मंथ तक, या 3 to 4 या 5 to 6 मंथ तक क्या कहिएगा आपका पी प्लांट का लाइफ साइकिल है। दूसरा, पी प्लांट को इजीली हैंडल या इजीली मेंटेन किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर इसको हम चाहें तो आसानी से इमस्कुलेट कर सकते हैं। जैसे सिंपली मान लीजिए आपका ये एक फ्लावर है, अगर इस फ्लावर के बारे में देखा जाए तो ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब पी प्लांट तो नहीं है, लेकिन इसके केस में अगर देखोगे तो ये मान लो ये सारा इसमें जो येलो है सब मेल है, और ये ऊपर में स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट है। अगर इसका मेल अपने ही फीमेल को पॉलिनेट करेगा तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर ये अपना अपने को पॉलिनेट किया तो ये जैसा है यानी इसकी होमोजाइगोसिटी मेंटेन होगी, यानी ये अपने ही जैसा देगा। या क्यों ना आपका यही फ्लावर अगर हम मान लीजिए ये दूसरा फ्लावर लाए, बट ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट का है, ये तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन गौर करिएगा, अगर इस फ्लावर को हम अनदर प्लांट से लेकर के आए, जैसे कि मान लो अगर ये एक फ्लावर है, अब ये आपका अनदर प्लांट का फ्लावर और ये अनदर प्लांट्स का फ्लावर, मान लो इसका सारा टोटल हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, अब इस पर सिर्फ बचा क्या, फीमेल पार्ट। और अगर हम चाहें किसको क्रॉस पॉलिनेशन कराना, अगर इस मेल का इसके फीमेल के साथ अगर हम पॉलिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हेटेरोजाइगोसिटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि मेंडल अगर उनको जरूरत पड़ती तो सेल्फ पॉलिनेशन भी कराते, और अगर उनको जरूरत पड़ती तो क्रॉस भी कराते। यानी ये दोनों काम पी प्लांट के ऊपर बहुत ही इजी था। तो ये हमने बोला इजीली हैंडल यानी इमस्कुलेशन, कब चाहेंगे मेल को हटाना, इस मेल पार्ट को जैसे रिमूव करना है तो इमस्कुलेट करना क्या कहिएगा आपका आसान था पी प्लांट का। तीसरा कारण, पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स क्या कहिएगा आपका दोनों अवेलेबल है। यानी कि अगर इसको नेचुरल स्टेज में छोड़ दिया जाए, दैट मींस इसके मेल पार्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे। अगर मेल पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो अपना अपने को पॉलिनेट करेगा, यानी कहने का मतलब प्रीडोमिनेंटली यानी सेल्फ पॉलिनेशन होगा या सेल्फ फर्टिलिटी होगी,
और अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में होमोजाइगोसिटी या प्योरिटी को मेंटेन करेगा। और हमको पता है कि अगर प्योर पेरेंट सिलेक्शन के लिए भी आपका जरूरी होगा, लेकिन अगर मेंडल को जरूरत पड़ती तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी आर्टिफिशियल स्टेज में क्या करते हैं, आपका मेल पार्ट को रिमूव कर देते, तो इमस्कुलेशन कर देते, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऐसे कंडीशन में हेटेरोजाइगोसिटी इन प्लांट यानी पी प्लांट के पास ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि आप चाहोगे तो सेल्फ भी करा सकते हो और चाहोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो। इसके साथ साथ पी प्लांट्स में जो भी कैरेक्टर था ना वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, दैट मींस कोई भी अगर कैरेक्टर है, जैसे अगर ये टॉल है तो अनदर क्या कहिएगा, कंप्लीट ड्वार्फ था। अगर फ्लावर रेड या वायलेट है अनदर वाइट, अगर येलो सीड कलर है तो अनदर ग्रीन। मतलब कि जो कैरेक्टर अपने आप में डिस्टिंग्विश है, ऐसा नहीं था कि 5 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट इस तरह का नहीं था। अगर 5 फीट है तो अचानक 2 फीट, यानी अपने आप में कैरेक्टर के मामले में आपका डिस्टिंग्विश था। और पी प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता था। तो लार्ज कैरेक्टर की क्या है, डिस्टिंक्ट वेरिएशन, और अनदर पी प्लांट्स क्या करेगा, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड इन लार्ज पॉपुलेशन। स्टैटिकल एनालिसिस, क्योंकि सीड बहुत ज्यादा होगा तो एक्सपेरिमेंट करना क्या होगा, आपका आसान होगा। तो ये सब कारण था कि पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। जैसे कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, इमस्कुलेशन आसानी से कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे, और नेचुरली बाइसेक्सुअल, सबसे इंपॉर्टेंट ये नेचुरली बाइसेक्सुअल है। क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया कि डॉग कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर मेंडेलियन वर्क, व्हाई, क्यों नहीं डॉग को सिलेक्ट किया गया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉग क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, और अगर यूनिसेक्सुअल होगा मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहिएगा, मेंडलिज्म में हम लोगों ने देखा। आज 2 टॉपिक के बारे में चर्चा की है, एक मेंडल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अनदर इज क्या कहिएगा, आपका काउज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन चले जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू।